स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कैश बुक। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। कैश बुक भी हमारी सब्सिडीज बुक ही होती है। बिजनेस के मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश बुक में, क्योंकि मोस्टली जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनमें कैश इन्वॉल्व होता है। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, कैश ही दिया होगा। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, कैश ही दिया होगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, कैश ही पे किया होगा। मैंने गुड्स सेल करी, आज नहीं तो कल मुझे उसके पैसे ही मिलेंगे। मैंने गुड्स परचेज करी, आज नहीं तो कल मैं उसका पेमेंट ही करूंगा। दैट मीन्स ये मान के चले हम कि बिजनेस के मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स में क्या इन्वॉल्व होता है? कैश इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारी बहुत मेन बुक है, क्योंकि 50 to 60% ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इसी बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग, कैश बुक। अच्छा, मुझे बताइए, कैश आपकी एसेट्स होती हैं या कैश आपकी लायबिलिटी होती है? कैश हमारी एसेट्स होती हैं या कैश हमारी लायबिलिटीज होती हैं? कैश हमारी एसेट्स होती है। ओके, तो कैश हमारी एसेट्स होती है। कैश और बैंक दोनों हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। अब ये बैंक कहाँ से आ गया? यदि मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ बैंक से, तो एटलीस्ट वो भी तो एक तरीके से क्या दिया है? कैश ट्रांजेक्शन ही है। मैंने किसी से पैसे लिए, उसने डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो वो भी तो हमारे लिए कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन में हम दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, एज वेल एज जो हमने ट्रांजेक्शन कैश में किए हैं और साथ में जो ट्रांजेक्शन हम किसके थ्रू कर रहे हैं? बैंक के थ्रू। उन ट्रांजेक्शन को भी हम कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन ही ट्रीट करते हैं। इसलिए मैंने कैश के साथ साथ क्या वर्ड यूज कर दिया? बैंक भी। तो कैश और बैंक दोनों हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। और एसेट्स के रूल हमें याद है ना? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है। क्या रूल्स पढ़े हमने? कि जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। और जब हमारी एसेट डिक्रीज होती हैं तो हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट्स में हमारे पास रूल होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड और डिक्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। दैट मीन्स लेफ्ट साइड आप कैश इंक्रीज होने पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर आप कैश डिक्रीज होने पर लिखेंगे। अब कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें कैश क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, या हम यूज कर सकते हैं रिसिप्ट। कैश डिक्रीज हो रहा है मतलब हम किसी को कैश क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं पेमेंट। तो पेमेंट या पेड लिखा होता है, इसका मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है। रिसीव्ड या रिसिप्ट वर्ड आता है, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आपका। तो हम कैश बुक के डेबिट साइड रिसिप्ट की एंट्री करते हैं और क्रेडिट साइड हम पेमेंट्स की एंट्री करते हैं। पहले हम कैश बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक पर। ओके, चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कैश बुक। कैश बुक, द बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द कैश बुक। अ कैश ट्रांजेक्शन इज वन in which either cash is received or paid. Hence, a cash book may be defined as the book in which all cash transactions relating to the cash receipts and cash payments are recorded. तो जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश पे कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, जो हमारी कैश बुक है उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक और थर्ड होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हम अमाउंट का एक ही कॉलम बनाएंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारे पास डेबिट साइड भी कैश और बैंक में से एक कॉलम होगा, क्रेडिट साइड भी हमारे पास कैश और बैंक में से एक कॉलम होगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में या तो हम कैश कॉलम प्रिपेयर करते हैं या हम बैंक कॉलम प्रिपेयर करते हैं।
मैं सारे ट्रांजेक्शन कैश में करता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं। मैं सारे ट्रांजेक्शन किसमें करता हूँ? कैश में। मेरे पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो फिर मैं कौन सी कॉलम की कैश बुक बनाऊंगा? कैश कॉलम की कैश बुक बनाऊंगा। मैं सारे ट्रांजेक्शन कहां से करता हूँ? बैंक से करता हूँ। मैं सारे ट्रांजेक्शन क्या करता हूँ? बैंक से। किसी से पैसे लेता नहीं हूँ, किसी को कैश देता नहीं हूँ। किसी को मुझे देने हैं तो बैंक से ही दूंगा, किसी से मैं पैसे लूंगा तो डायरेक्ट वो बैंक में ही जाएंगे। तो मैं सिंगल कॉलम कैश बुक में किसका कॉलम बना दूंगा? बैंक का कॉलम बना दूंगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश या बैंक में से कोई एक कॉलम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम में हम डेबिट साइड भी अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, क्रेडिट साइड भी अमाउंट के 2 कॉलम एक साथ मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल में तो हमने अमाउंट का एक ही कॉलम बनाया था, डबल कॉलम में हम अमाउंट के कितने कॉलम्स मेंटेन करते हैं? 2 कॉलम्स मेंटेन करते हैं, डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड। डेबिट साइड हम जो कॉलम्स बनाएंगे वो कौन से होंगे? कैश एंड डिस्काउंट। क्रेडिट साइड भी कैश एंड डिस्काउंट, या फिर हम बैंक के साथ डिस्काउंट बना सकते हैं, बैंक एंड डिस्काउंट। इधर भी हम बैंक एंड डिस्काउंट। और नेक्स्ट, या फिर हम कैश एंड बैंक। इधर भी हम कैश एंड बैंक कॉलम बनाएंगे। तो डबल कॉलम में आपके पास अमाउंट के 2 कॉलम होंगे डेबिट में और 2 कॉलम होंगे क्रेडिट में। मैं सारे ट्रांजेक्शन कैश में करता हूं, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देता हूं और मैं अपने सप्लायर से डिस्काउंट भी लेता हूं, और डिस्काउंट को भी मैं चाहता हूं कैश बुक में रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया जाए। तो मैं डबल कॉलम कैश बुक में किसका कॉलम बनाऊंगा? कैश और डिस्काउंट। डेबिट साइड कैश और डिस्काउंट, क्रेडिट साइड मैं कैश में कोई लेन देन नहीं करता। मैं सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करूंगा? बैंक के थ्रू। लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को जब वो मुझे पैसे देते हैं तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं अपने सप्लायर से भी डिस्काउंट लेता हूँ। तो मैं बैंक के साथ किसका कॉलम मेंटेन कर सकता हूँ? डिस्काउंट का। मैं कैश में भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं बैंक से भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, दोनों जगह से एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो मैं डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों कॉलम बना सकता हूँ। डिस्काउंट यदि मैं लेता हूँ या मैं डिस्काउंट देता हूँ अपने कस्टमर्स को, तो मैं उसके लिए जर्नल प्रॉपर है ना मेरे पास, चाहूँ तो मैं कैश बुक में लिखूं, चाहूँ तो मैं डिस्काउंट की एंट्री किसमें कर दूं? जर्नल प्रॉपर में। तो डबल कॉलम में हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रिपल कॉलम, डिस्काउंट अलग से क्यों लिखना है, डिस्काउंट भी इसी में लिख देते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम एक साथ 3 कॉलम डेबिट में बना देते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। और क्रेडिट साइड भी मैंने 3 कॉलम बना दिए, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। 3 कॉलम मैंने क्रेडिट साइड कर दिए। तो ये मेरी कौन सी कैश बुक हो गई? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो हमारे पास सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो सकती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई सी भी एक बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा। सारी नहीं बनानी, सिर्फ एक बनानी है। आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। हम कैश में एक्टिविटी करते हैं, कैश वाली बना लो। बैंक से एक्टिविटी करते हो, बैंक वाली बना लो। दोनों में एक्टिविटी करते हो, दोनों वाली बना लो। डिस्काउंट चाहे तो कैश बुक में लिख दो, चाहे तो जर्नल प्रॉपर में लिख दो, आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। रीड करते हैं एक बार टाइप्स ऑफ कैश बुक, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। सिंगल कॉलम से स्टार्ट करते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और फिर ट्रिपल कॉलम। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके अपनी कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। सिंगल कॉलम में कैसे एंट्रीज करते हैं, डबल कॉलम में कैसे एंट्रीज करते हैं, ट्रिपल कॉलम में हम कैसे एंट्रीज करते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक में भी 4 टाइप्स, सिंगल कॉलम कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और कैश एंड बैंक कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ये 4th कहां से आ गया यार? पेटी कैश बुक एक और आ गया। पेटी कैश बुक ऑप्शनल है, ये हमारी मेन कैश बुक नहीं है, ये हमारी मेमोरेंडम बुक है। तो मेन जो कैश बुक है वो तो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 ही होती हैं। इन 3 में से ही कोई सी एक हम प्रिपेयर करते हैं। पेटी कैश बुक एक तरह से हमारा रफ रजिस्टर है या मेमोरेंडम बुक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती है पेटी कैश बुक। अभी हम फर्स्ट पर आते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक पर। सिंगल कॉलम कैश बुक,
Its format is similar to an account with an amount column on each side. The left hand side known as debit records receipt of cash and the right hand side known as credit records payment. Its format is shown below. Format of single column cash book: date, particulars, voucher numbers, LF and amount. सेम फॉर्मेट क्रेडिट साइड प्रिपेयर करेंगे. डेट पर्टिकुलर में क्या जाएगा, पेमेंट्स आ जाएगा, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट की एंट्रीज हमें करनी है. तो सेम कॉलम हमारे पास डेबिट साइड है, सेम कॉलम हमारे पास क्रेडिट साइड है. 5 कॉलम डेबिट साइड, 5 कॉलम क्रेडिट साइड. अभी हमें वाउचर नंबर वाला कॉलम ब्लैंक रखना है. LF वाला कॉलम फिलहाल सिंगल कॉलम में ब्लैंक रहेगा. सिर्फ हमें डेट एंटर करनी है, ट्रांजैक्शन एंटर करना है और अमाउंट एंटर करना है बस. तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. कौन सी कैश बुक का? सिंगल कॉलम कैश बुक का. ध्यान रखना है क्वेश्चन करने से पहले, बहुत इजी है. पैसे की भाषा सबको समझ में आती है. पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, बस इतना सा सोचना है. पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड लिखते जाओ, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड लिखते जाओ. जब हम डेबिट साइड कुछ लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे. क्रेडिट साइड जब कुछ लिखेंगे तो बाय से स्टार्ट कर देंगे. तो डेबिट साइड जब लिखेंगे तो 2, क्रेडिट साइड जब कुछ लिखेंगे तो बाय. अब ये 2 बाय क्या है? जब किसी मेल के आगे हम वर्ड यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? मिस्टर, मास्टर, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना. मिस्टर रितेश जैन, मिस्टर राहुल उपाध्याय. ऐसे ही जब हम फीमेल्स के साथ लिखते हैं तो मिसेस या मिस वर्ड यूज करते हैं. तो इसी तरीके से जब हम अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट साइड 2 करके एंट्री लिख देते हैं, क्रेडिट साइड बाय करके लिख देते हैं. इसके अलावा 2 और बाय करने का कोई लॉजिक नहीं है. तो 2 और बाय सिर्फ किसी भी नाम के आगे जब हम आदर देने के लिए तो मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर इस तरह से कुछ लगा देते हैं. तो ऐसे ही जब हम अकाउंट के आगे कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेबिट साइड क्या वर्ड यूज करके लिखना है? 2. और क्रेडिट साइड क्या वर्ड यूज करना है आपको? बाय वर्ड यूज करना है. ओके, देखते हैं हम लोग किस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक. क्या प्रिपेयर करनी है हमें? सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है. 1 मार्च कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000. क्या किया हमने? बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए कैश से? 20,000 रुपीज कैश से. मुझे ये बताइए कि मेरे बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कैश का हुआ? इंक्रीज हुआ. कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब हमने 20,000 रुपए घर से लिए और वो 20,000 रुपए लाके शॉप में रख दिए. तो हमारा कैश क्या हो गया? शॉप के अंदर इंक्रीज हो गया. और जब कैश इंक्रीज होगा तो हमें किधर लिखना है? डेबिट साइड लिखना है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम किस तरफ एंटर करेंगे? डेबिट साइड एंटर करेंगे. कैश बुक का हमारा फॉर्मेट डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट. कौन सा ये चल रहा था हमारा? 2017. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000. हमने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज कैश से. तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब हमने अपने घर से 20,000 रुपीज लिए और वो 20,000 रुपीज ला करके कहां पर रख दिए? शॉप के अंदर रख दिए. तो शॉप के अंदर कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल वर्ड यूज करते हैं. तो हम रिसिप्ट साइड क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल एंटर करेंगे और अमाउंट कॉलम में कितना लिख देंगे? 20,000 रुपीज. ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1. ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन. सेकेंड ट्रांजेक्शन मार्च 2 बोट गुड्स फॉर कैश 5,000. क्या लिखा है? बोट गुड्स फॉर कैश 5,000. अच्छा, क्या ट्रांजेक्शन था हमारा? बोट गुड्स फॉर कैश 5,000. अब बताइए कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हमने मार्केट से 5,000 की गुड्स परचेज करी तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हमारा कैश डिक्रीज हो गया. और डिक्रीज की एंट्री हम किस तरफ करने वाले हैं? क्रेडिट साइड करने वाले हैं. तो हम डेट लिखेंगे 2 मार्च, पेमेंट में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट और अमाउंट
एंटर करेंगे हम कितना 5000 रुपीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। 5 मार्च क्या गिवन था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000। 5 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या ट्रांजेक्शन था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मुझे बताइए, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगा या हमारे पास कैश डिक्रीज होगा। सेल करेंगे तो हमने कस्टमर को गुड्स दी और उससे पैसे ले लिए, तो हमारे पास कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जब इंक्रीज होगा तो हम किस तरफ एंटर करेंगे, डेबिट साइड एंटर करेंगे। तो डेट लिखेंगे हम 5 मार्च। डेबिट साइड जब हम कोई एंट्री करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। और रीजन लिखना है, रीजन क्या था, हमने गुड्स सेल करी है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 4000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000। ये बताइए मुझे कहां लिखूं मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ये बताइए मुझे, मैं कैश बुक में डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं। क्या कह रहे हैं आप लोग, कहीं नहीं लिखूं, क्यों, अच्छा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो मैंने रवि से गुड्स तो खरीदी है, लेकिन क्रेडिट मतलब मैंने उससे उधार खरीदी है, मैंने अभी उससे पैसे दिए ही नहीं। तो इस एक्टिविटी में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, और जब कैश इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है तो मुझे इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 मार्च वाला ट्रांजेक्शन मैं अपनी कैश बुक में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है, मतलब उधार है। तो अभी हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए 13 मार्च, पेड टू रवि 7000, पेड टू रवि 7000। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं अपन 13 मार्च वाले ट्रांजेक्शन को। अब मुझे बताइए, ये पेड टू रवि कहां लिखूं मैं, रवि को मैंने कैश पे किया है तो मेरे पास कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज की एंट्री हम लोग किस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड। 13 मार्च, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं यहां पर, बाय, किसको पैसे दिए मैंने, रवि को, तो बाय रवि अकाउंट। अकाउंट लिखना ऑप्शनल है, इच्छा हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी किसी का नाम होता है, उसके आगे अकाउंट लिखना कंपलसरी नहीं है। कितना पे किया हमने रवि को, 7000 पे किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च, कैश सेल्स। 15 मार्च कैश सेल्स, अमाउंट है 8000। 15 मार्च कैश सेल्स 8000। बताइए मुझे, कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैश सेल्स, मैंने कस्टमर को गुड्स दी, उससे पैसे ले लिए, तो मेरे पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे 15 मार्च टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट एंटर कर देंगे 8000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो बताइए मुझे, कैश इंक्रीज हुआ मेरे पास या मेरे पास कैश डिक्रीज हुआ। जब हम कुछ खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे या जाएंगे, पैसे जाएंगे, यानी कैश क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे 18 मार्च। अच्छा मुझे बताइए, मैं बाय परचेज लिखूं या बाय फर्नीचर लिखूं, मुझे बताइए, मैं बाय परचेज लिखूं या बाय फर्नीचर लिखूं। बाय फर्नीचर लिखेंगे। परचेज और सेल्स वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ गुड्स के लिए। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तभी परचेज लिखेंगे, जब हम गुड्स बेचेंगे तभी हम सेल्स लिखेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और खरीदा तो जो खरीदा उसका नाम लिख दिया, जो बेचा उसका नाम लिख दिया। गुड्स आएगी तो परचेज और सेल्स वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज जो चीज हम खरीद रहे हैं उसका नाम लिख दो सीधे, जो बेच रहे हो उसका नाम लिख दो। तो अभी हमने क्या सेल खरीदा, बाय फर्नीचर, तो अभी हमने फर्नीचर खरीदा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर 6000। पेड वेजेस 380, 20th मार्च, पेड वेजेस 380 20th मार्च।
ट्रांजेक्शन था हमारे सामने, पेड वेजेस, पे करिए, दैट मीन्स कैश क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड बाय वेजेस अकाउंट 380, पेड रेंट 400, 24th मार्च, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 24th मार्च, पेड रेंट 400, रेंट पे किया हमने, तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 480, रिसीव्ड कमीशन 600, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, रिसीव्ड कमीशन 600 रुपीज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन 600 रुपीज। बताइए मुझे कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड क्या है मतलब पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे 26 मार्च टू कमीशन अकाउंट 600, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000, हमने 1000 रुपीज पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किए। अब बताइए मुझे कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब हम बिजनेस से पैसे कहां पे लेके जा रहे हैं, घर पर, तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स 1000, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरी 900, बताइए मुझे कितना लिखूं मैं, पेड सैलरी, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है, तो मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम इसको किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय सैलरी अकाउंट 900। अब हम टोटल रिसिप्ट करेंगे, टोटल पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट साइड का हमारा टोटल हुआ 32,600, पेमेंट साइड का हमारा टोटल हुआ 20680, अब रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट का टोटल माइनस करेंगे, मींस 32,600 में से 20,680 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास अभी कितना अमाउंट रखा हुआ है, 11920 हमारे पास बचे हुए पैसे हैं, ये 11920 हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड जहां का टोटल कम है, और क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन, जो इस मंथ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का यानी कि 1 अप्रैल के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब हम पहले तो टोटल करेंगे बोथ साइड का, डेबिट साइड का भी अब 32,600 और क्रेडिट साइड बैलेंस ऐड करने के बाद आपका टोटल 32,600, तो दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट मंथ बिगिन करेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल में, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 11920। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं डेबिट साइड लिखते जाओ, जा रहे हैं क्रेडिट साइड लिखते जाओ। ओके, एक बार और ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन, लेकिन उसको करने से पहले कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं एक बार हम लोग, ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो हमें समझ में आ जाए कि हमें कौन सी एक्टिविटी लिखनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं लिखनी है। ओके, तो एक बार हम पहले कुछ एक्टिविटीज देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, मुझे ट्रांजेक्शंस लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रांजेक्शंस कैश परचेज के हैं या क्रेडिट परचेज के हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फॉर कैश, सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज
on credit. Third transaction, goods purchase. Fourth transaction, goods purchase from Ram. Fifth transaction, goods purchase from Ram for cash. अब मुझे ये बताइए, ये मैंने 5 ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन कैश परचेज के हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज के हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बात है, गुड्स परचेज फॉर कैश। ऑलरेडी मेंशन कर दिया उन्होंने ट्रांजेक्शन में कि ये एक्टिविटी किसमें हुई है, कैश में हुई है, तो हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, कैश परचेज ट्रीट करेंगे। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा था, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि क्रेडिट परचेज है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जहां उन्होंने लिख रखा है कैश है तो कैश है ही सही, जहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्रेडिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट है। तो दैट मीन्स ये आपकी कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। अब हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुड्स परचेज कैश क्रेडिट लिखा ही नहीं है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम कैश क्रेडिट लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग लिखाना कि कौन सी परचेज कैश माने, कौन सी क्रेडिट माने, या दोनों को कैश माने या दोनों को क्रेडिट माने। अच्छा, मैंने आपसे कुछ टाइम पहले, कुछ लेक्चर्स पहले हमने डिस्कशन किया था, क्या आप जिससे भी गुड्स खरीदने जाते हैं सब लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं क्या। आप मार्केट जाते हैं, सब लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं क्या, कि भाई तेरा नाम पसंद आएगा तो तेरे को गुड्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा करता है क्या कोई, नहीं करता। जनरली कोई भी शॉपकीपर हमसे हमारा नाम नहीं पूछता है जब तक उसे बिल नहीं बनाना। लेकिन मैं कहीं से उधार लाऊंगा तो बताइए कि मुझे उसका नाम याद होगा, उससे मुझका नाम, मेरा नाम याद होगा या नहीं। मैं कहीं से उधार लाऊंगा तो बताइए कि उसको मेरा नाम याद होगा या नहीं होगा, उसको मेरा नाम याद होगा। तो दैट मीन्स गुड्स परचेज, यहाँ पे मैंने किससे खरीदी, क्या मैंने अपने सप्लायर का नाम याद रखा क्या, नहीं रखा। तो जब मैंने अपने सप्लायर का नाम याद नहीं रखा, दैट मीन्स हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश परचेज। अब गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मैंने यहाँ पर अपने सप्लायर का नाम याद रखा कि मैंने किससे खरीदी है। तो नाम क्यों याद रखा भैया, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो दैट मीन्स ये कौन सी एक्टिविटी है मेरी, क्रेडिट एक्टिविटी है। तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, क्रेडिट परचेज ट्रीट करेंगे। अब लास्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया ना, तो दिमाग क्यों लगाना है भैया, उसने बोल दिया कि परचेज करिए अपने कैश में, तो हम इसे कौन सी परचेज मानेंगे, कैश परचेज मानेंगे। तो हमें सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ तो ऑलरेडी कैश था, कैश परचेज, यहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट था तो क्रेडिट परचेज, मेंशन था कैश तो कैश परचेज, यहाँ पर मेंशन नहीं था कि कैश है या क्रेडिट है। तो जब ट्रांजेक्शन में किसी का नाम नहीं है तो कैश परचेज है, जब ट्रांजेक्शन में किसी का नाम है तो क्रेडिट परचेज है। याद रहेगा, याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय। कौन सी कॉलम कैश बुक बनानी है हमें, सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, मार्च 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मेरी जेब में जितने रुपए हैं, क्या मैं उससे ज्यादा किसी को दे सकता हूं क्या, कभी नहीं दे सकता। तो हमारा जो कैश का बैलेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव मतलब डेबिट साइड ही रहेगा। तो हम बैलेंस की एंट्री कैसे करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। मतलब क्या है, ये 82,000 फर्स्ट मार्च को आए कहां से, ये आपके पास फेब के बचे हुए पैसे हैं। तो फेब का हमने कैश बुक बनाई होगी, उसका टोटल रिसिप्ट लगाया होगा, टोटल पेमेंट किया होगा और रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस कर दिया होगा। तो हमारे पास फेब का क्लोजिंग बैलेंस बच गया होगा 82। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री कर रहे थे तो मान लिखे थे बाय बैलेंस सीडी। अब वो 82 जब हम नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे तो 82 हमारे पास ऑलरेडी रखे हैं, हम उसी में प्लस करेंगे, उसी में
माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में हम डेबिट साइड एंट्री कर देते हैं बैलेंस की, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन 5th मार्च, गुड्स परचेज्ड। सेकेंड ट्रांजेक्शन 5th मार्च, गुड्स परचेज। अब भैया बताओ यार, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है कि मैंने कैश में खरीदी या क्रेडिट में, तो मैं इसे कैश परचेज मानूं या क्रेडिट परचेज मानूं? बताइए, कैश परचेज माने या क्रेडिट परचेज माने? कैश परचेज अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, कैश में गुड्स परचेज करिए, दैट मीन्स आपका कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाय परचेजेस अकाउंट 20,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश 40,000, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश 40,000। अब मुझे ये वाला ट्रांजेक्शन बताइए कि कैश इंक्रीज हुआ या कैश डिक्रीज हुआ? कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने परचेज करी गणेश से। क्या इस लाइन में कहीं लिखा है क्या कैश या क्रेडिट? नहीं लिखा। जब कैश क्रेडिट कुछ मेंशन करा ही नहीं है इन्होंने, तो इसका मतलब हमें डिसाइड करना है। और हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमने क्वेश्चन के पहले डिस्कस किया था, नेम गिवन है इसका मतलब क्रेडिट परचेज है, नेम गिवन नहीं है इसका मतलब कैश परचेज है। तो यहाँ पर हमारे पास अपने सप्लायर का नाम है, इसका मतलब ये वाली कौन सी परचेज है आपकी? क्रेडिट परचेज है, तो हम इसे एंटर नहीं करेंगे। ओके, चलिए 15th मार्च, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश 50,000, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश 50,000। अब यहाँ तो भैया नाम भी गिवन है, लेकिन उन्होंने बोल दिया ना कैश है, तो क्यों अपना दिमाग लगाना है? उन्होंने लिख दिया ना कैश परचेज है, तो बस रिकॉर्ड कर दो इसको। तो परचेज करा है तो कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे 15 मार्च बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन, गुड्स सोल्ड। अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या मैंने अपने कस्टमर का नाम याद रखा क्या? यहाँ पर नहीं रखा, इसका मतलब कैश सेल्स है और सेल कर रहे हैं, तो कैश क्या होगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड एंट्री करेंगे 18th मार्च, टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब बताइए मुझे, ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर का नाम याद रखा है यहाँ पर, तो ये ट्रांजेक्शन किसमें होगा मेरा? क्रेडिट में, तो मैं इसकी कोई एंट्री नहीं करूंगा। तो गुड सोल्ड टू सरस्वती हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। 25th मार्च, गुड सोल्ड टू देव इन कैश 15,000। अब यहाँ मेंशन कर दिया ना उसने भाई कि कैश में सेल करी है, तो क्यों दिमाग लगाना है? कैश सेल मान लो और डेबिट साइड एंट्री कर दो टू सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड 25th मार्च टू सेल्स अकाउंट 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। तो सरस्वती से आपको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे पास कैश क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और कैश इंक्रीज होगा तो किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे 28 मार्च, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, दैट मीन्स हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेबिट साइड टू सरस्वती अकाउंट 30,000 रुपीज। पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। अब मुझे ये बताइए, कैश इंक्रीज या डिक्रीज? पे कैश डिक्रीज हो रहा है, तो किस तरफ एंटर करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे 31st मार्च बाय सैलरी अकाउंट 10,000। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड ऑफिस रेंट 5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था? पेड ऑफिस रेंट, दैट मीन्स हमारा कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 31st मार्च। क्या लिखेंगे हम लोग?
बाय रेंट अकाउंट, पेड ऑफिस रेंट, रेंट पे किया है 5000। सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, बस अब टोटल लगाना है। रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। रिसिप्ट का टोटल हो गया 152, पेमेंट का टोटल हो गया 85, और अब रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट का टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का। बैलेंस कब करते हैं? मंथ की लास्ट डेट को, यानी 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 152,000 माइनस 85,000, 67,000। अब बैलेंस लिखने के बाद वापस टोटल करेंगे, तो रिसिप्ट साइड का 152 और पेमेंट साइड का 85 प्लस 67 यानी 152। अब मार्च का क्लोजिंग अप्रैल के लिए ओपनिंग हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67, और जब हम अप्रैल की कैश बुक बनाना स्टार्ट करेंगे तो 67 में जो भी अप्रैल में कैश आएगा वो ऐड कर देंगे, और जो भी हमने कैश पे करेंगे वो माइनस कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंगल कॉलम हमारा बेस है, हमें एक बार ट्रांजेक्शन लिखना आ जाए, फिर हम डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम पर आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, चलिए, आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहा होगा। यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बाय, हैव अ गुड डे।